हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, एग्ज़ाम आपका कल है 17 तारीख को, तो ज़रूर इससे पहले आज इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चैनल पर भी वीडियो अपलोड है बहुत सारे, उसे भी जाकर देख लीजिए। और जो रीजनिंग का है वो टॉपिक तो क्लियर है, सभी टॉपिक से ही प्रश्न आएगा, लेकिन आपको समझना है कि किस प्रकार से उसको हल करना है। रीजनिंग को हल करते समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आपको सॉल्व करना है। 30 प्रश्न आएगा, 30 अंकों का रहेगा। शिक्षण अभिरुचि भी आएगा, 30 अंक का रहेगा 30 प्रश्न। 10 जो है हिंदी का, 20 सामान्य ज्ञान का, और जो है 10 इंग्लिश का आएगा। तो देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण है आपका शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग। अगर इस 60 में आप 45 भी ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी और अभी जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हुआ है छत्तीसगढ़ का, उसमें शिक्षण अभिरुचि का 30-30 प्रश्न आया है और हिंदी का 25-25। तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, मतलब चैनल पर, किसी भी चैनल पर यूट्यूब के, और मॉडल आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में प्री बीएड में या डीएड में दिख सकता है। देखिए, प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक होते हैं, उनमें निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना कौन सी होनी चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता उनमें होनी चाहिए, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, कुछ चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में से या निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? तो देखिए दोस्तों, यह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन जो चारों अवस्था है उसे जो है जिन प्याजे ने दिया है। सबसे पहला आता है संवेदी पेशीय, 0 से 2 वर्ष, इसे याद रखिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वर्ष या अवस्था 11 से ऊपर रहेगा या 15 माना गया है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो वैज्ञानिक चिंतन जो है या तार्किक चिंतन जो है बच्चों में, वो प्रारंभ हो जाता है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, याद रखिएगा। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, 7 से 11 वर्ष होता है इस अवस्था का जो उम्र है या एज है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में 5 योग्यताओं का विकास होता है। जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण भी आता है, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता। ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण जो है संबंधित है दोस्तों ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? तो ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें नीचे में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो यही जो है उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? अमूर्त, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसे 11 वर्ष के ऊपर माना गया है, याद रखिए। इसने 12 लिख दिया है, लेकिन 11 वर्ष के ऊपर ही रहेगा। देखिए, इसमें इसको देख लेते हैं।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है, मतलब 11 वर्ष के बाद। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपन की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो कब होगा सीखना समृद्ध? वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी जो है एनसीएफ भी पालन करता है इसका, एनसीएफ 2005 की कक्षा को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। इसे याद रखिएगा। एनसीएफ के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसको जो है विशेषता नहीं मानना चाहिए, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। जो आपका शिक्षण अभिरुचि बाल विकास मनोविज्ञान है, तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसी प्रश्न आपके बीएड में और डीएड में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है, के साथ संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन बी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, याद रखिएगा, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो देखो, समझ का सृजन जो है, तो इसका श्रेय जो है पियाजे को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, इसे भी याद रखिए दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शिक्षा मनोविज्ञान, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करेगा? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो इसकी ओर जो है शिक्षा का पाठ्यचर्या जो है संकेत करती है, इसे याद रखिएगा। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें विकास क्या है? इसमें विकास जो है मनोविज्ञान से संबंधित है और मतलब गुणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है। इसमें मतलब मानसिक जो है वृद्धि होता है मनुष्य का, मतलब वो मानसिक रूप से विकास करता है, उसको इसमें विकास बोला जाता है, और वृद्धि शरीर के विकास को बोला जाता है। तो याद रखिएगा इसको। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो देखिए, यह संबंधित है सीखने का सादृश्यता नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक बच्चा जो है अतीत की समान परिस्थिति में
की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह है सीखने का सादृश्यता नियम। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो देखो, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा और सृजनात्मकता ये जो है प्रतिभाशाली का गुण है, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना ये नहीं है। ये आपका आपराधिक बालक में आ जाएगा, ये समस्यात्मक बालक में आएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। देखिए इसमें महत्वपूर्ण है, एनसीएफ ने क्या बोला है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में समष्टि शिक्षा की संतुष्टि की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक स्थान पर शिक्षा दी जाती है, चाहे वो सामान्य हो या विशेष हो। याद रखिएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, मतलब पढ़ने संबंधित बीमारी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। तो ऑप्शन ए, अग्रोन्मुखी, मतलब अग्र उन्मुखी होना चाहिए माता पिता को। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तभी वो अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। और विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत से। याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो यह इसे बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो इसकी पहचान की है ऑप्शन सी, पियाजे द्वारा। जीन पियाजे द्वारा, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। याद रखिएगा। देखिए, संवेदी गामक अवस्था या पेशी अवस्था 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है दोस्तों। याद रखिए, 12 दे दिया है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चे द्वारा या बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है मेरा परिवार। देख लेते हैं क्यों। देखिए, नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जो है परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन और आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। तो इसी कारण इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है, वह साक वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो किससे संबंधित है, किस बीमारी से। तो देखो डिसलेक्सिया से, पठन विकार से संबंधित जो है समस्या उस बालक में पाई गई है या पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के जो है क्या गुण है। तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पहला आएगा पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, तो ऑप्शन डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक भी इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हों। मतलब सीखने संबंधी निर्योग्यताएं कौन से बालक में पाई जाती है? जो जिनके माता पिता भी इस समस्या से प्रभावित हुए हों या ये वंशानुक्रम है, इसे जान लीजिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को वह बढ़ावा दे रही है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसका? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। देखो, सीखने के लिए आकलन विद्यार्थी की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि आकलन जो है क्षमता, त्रुटि एवं अधिगम शैली को ध्यान रखता है। याद रखिएगा। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धांक को जो है प्रभावित नहीं करता है आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं है रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो लिखना। सूक्ष्म गति कौशल शारीरिक क्रिया से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना शामिल है, ये तीनों। लेकिन लिखना सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है वो सहयोगात्मक समस्या समाधान पर आधारित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए इसमें देख लेते हैं इसको। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान वह बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्माताओं इत्यादि तथा समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रिया द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। मतलब वाइगोत्स्की ने अंतःक्रिया, समाज के साथ और सहयोग पर बल दिया है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, तो किसका कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के सदैव व्यग्र रहते हैं। याद रखिएगा। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः खाली स्थान होता है। तो ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है, तो डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है, जिसमें बच्चे की लिखावट और समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सोलह नंबर प्रश्न है आंशिक पुनर्बलन। देखिए, आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। याद रखिएगा, आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए देख लेते हैं इसमें, आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को इस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। याद रखिएगा। वहाँ पर पुनर्बलन का तात्पर्य दोस्तों एक पुरस्कृत है या पुरस्कार से है, सम्मानित से है या शाबाशी से है। याद रखिएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशक का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतः विषयी अनुदेशक का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? तो ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो क्या होता है उनके पास? निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए इसमें शिक्षार्थी के पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो किसके अलावा दोस्तों? तो ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में। तो इसके अलावा जो है वो मज़ेदार बना सकता है, जैसे सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराकर, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने पर, मुक्त खेल के लिए समय देने पर। तो ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर है। इसके अलावा तीनों करा सकता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी स्वनिम। स्वनिम बोलचाल की भाषा में उच्चारित रूप की गई वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है स्वनिम, जिसके द्वारा किसी कही गई बात का कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में समान स्वनों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है, याद रखिएगा। तो स्वनिम इसका राइट आंसर है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? तो ऑप्शन सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। इसके सिवाय वह विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। निहितार्थ नहीं, निहितार्थ देता है सिवाय किसके? तो इसके। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो ऑप्शन सी दोस्तों, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि जो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि, याद रखिएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः खाली स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए उच्च, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, याद रखिएगा। सोलह वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो देखिए इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। तो देखिए इसमें 16 दिया है, 75 दिया है, तो आपको क्या करना है 75 इंटू 16 अपन 100 करके निकाल लेना है। तो 12 वर्ष उसका जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान का खाली स्थान जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? तो ऑप्शन बी, पृथक्करण के। सफल समावेशन में संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की अभिभागीदारी और क्षमता संवर्धन जो है शामिल है, पृथक्करण शामिल नहीं है, याद रखिएगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है तो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है
विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आवासीय विद्यालय खोलना। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका ही सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आवासीय विद्यालय। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? देखिए अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एवं डेविड वेस्लर। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने भी लिखा जाता है, बुद्धि परीक्षण के इन्हें जन्मदाता माना जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, अल्फ्रेड बिने ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी विद्यार्थी को बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, समायोजित करता है। तो वह खाली स्थान कर रहा है या कर रही है? तो ऑप्शन बी, सीखने के लिए आकलन, याद रखिएगा। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो कर रहा है दोस्तों सीखने के लिए आकलन, याद रखिएगा। कक्षा में जेंडर या लिंग विभेद क्या है? तो ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्र छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ऑप्शन डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, आनुवंशिकी एवं वातावरण। प्रकृति पोषण विवाद जो है संबंधित है आनुवंशिकी एवं वातावरण से। देखिए यहाँ पर प्रकृति शब्द व्युत्पत्ति की आनुवंशिकी संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान होता है, अतः आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। देखिए मानव विकास है, मानव विकास आपको बताना है गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या मात्रात्मक। देखो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। और वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक है, याद रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी कौन सा है? तो देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय, ये जो है निष्क्रिय एजेंसी है, याद रखिएगा। परिवार है, इको क्लब है, स्वास्थ्य क्लब समाजीकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं, जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है, याद रखिएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय में वो केवल खुद से पुस्तक पढ़ेगा जाकर, समाजीकरण नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, चाक्षुष, याद रखिएगा। सीखने की शैली का उदाहरण चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हो। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण है चाक्षुष शैली। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है, मतलब आंख से ज्ञान प्राप्त करना। खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। तो ऑप्शन है भावात्मक। भावात्मक जो प्रेरणाएं हैं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती है, जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है
और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों अभिप्रेरण। आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है, तो यह है अभिप्रेरण, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है अर्थपूर्ण संबंध। पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है, इसलिए वह अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो अर्थपूर्ण संबंध राइट आंसर है, ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन बी सृजन, सृजन से जुड़े जो है प्रश्न पर, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सहानुभूति देना। सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरों की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों, निदान से संबंधित। प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खाली स्थान के साथ गुण संबंधित तत्व है, तो किसके साथ? अपसारी चिंतन। देखिए, अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य को दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, याद रखिएगा। सभी के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन बी आवश्यकता, याद रखिएगा। आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक प्रारूप है या एक रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि है व्यवहारिक बुद्धि से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका 3 रूप है, व्यवहारिक, सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक, याद रखिएगा स्टर्नबर्ग की। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंद्रजित गामक स्तर, मतलब संवेदी पेशी अवस्था, जिसका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष, याद रखिएगा। तो आँख, कान व हाथों का प्रयोग करना यही से वो सीखता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? अपेक्षा नहीं दोस्तों, उपेक्षा तो जैविक की, याद रखिएगा। वे सांस्कृतिक, भाषा एवं सामाजिक की अपेक्षा करते हैं, लेकिन उपेक्षा किसकी करते हैं? जैविक की। देखिए, सांस्कृतिक, भाषा एवं सामाजिक पक्षों की बात की गई है, लेकिन इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है, याद रखिएगा। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है? यह प्रश्न निम्न से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो यह रखता है दोस्तों विश्लेषणात्मक। कैसे में देख लेते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास, खाली स्थान से संबंधित है। तो ऑप्शन डी डिसलेक्सिया, पठन विकार से संबंधित है, याद रखिएगा। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता,
याद रखिएगा। सहयोग की नैतिकता स्तर पर कार्यों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। पियाजे के अनुसार सहयोग, पारस्परिक पर निर्भरता तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता व्यक्ति को स्वतः नैतिकता के स्तर पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विद्यालय आधारित आकलन के लिए जो कार्य करते हैं वो स्वामित्व की भावना रखते हैं, याद रखिएगा, व्यवस्था के लिए। अल्बर्ट बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, मॉडलिंग, याद रखिएगा। अल्बर्ट बंड्यूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो इनके अनुसार जो है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार खालिस्तान के द्वारा दिया गया है। तो यह दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। जब एक अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, अभ्यास द्वारा उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने के लिए मदद करता है, तो यह विचार दिया है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन्होंने देखिए बिल्ली पर प्रयोग किया है, इसको याद रखिएगा। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है थॉर्नडाइक, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, चूहों पर कोहलर ने, और जो है कुत्ते पर पावलाव ने। इसे याद रखिएगा। सिद्धांत चित्रक खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। तो ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। निगमनात्मक तर्कना में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा उसके पश्चात उदाहरण द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। तो जो निगम है आगमन होता है, निगमन, तो उसमें जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, याद रखिएगा।